बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 8 नवंबर और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 8 नवंबर हो चुकी और सिर्फ 19 दिन बाकी हैं, और इन 19 दिनों में पाकिस्तान का सारा निज़ाम तलपट करना है। पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ना है, और सिर्फ इसलिए बिगाड़ना है कि पाकिस्तान में जो एक नाजायज़ इलेक्शन चोर हुकूमत चल रही है और जो एक जाली निज़ाम काम कर रहा है, उस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और इस जाली निज़ाम को, इलेक्शन चोरों को, नाजायज़ हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरे का पूरा आइन जो है उसको तोड़ा जा रहा है। और ये एक नई तरह का एक दौर है, नया दौर है कि जब मार्शल लॉ लगाए बगैर पाकिस्तान का आइन जो है उसका हुलिया बिगाड़ दिया जाए। ये एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है, जिसका खमियाजा आने वाली नस्लों को, हम सबको भुगतना पड़ेगा। आने वाले फौजी हुक्मरानों को भुगतना पड़ेगा और आने वाले सियासतदानों को भुगतना पड़ेगा। आज ये जो कुछ बीज बो रहे हैं, जितने भी सियासी और अस्करी हुक्मरान, ये इनके ही गले पड़ेगा। क्योंकि हमेशा पौधा कोई और लगाता है और उसका फल कोई और खाता है, कांटे कोई और बिछाता है, खारदार जो झाड़ियां हैं वो कोई और बोता है, और पांव किसी और के जख्मी होते हैं। ये आने वाले अपने जो पेशरो हैं, आने वाले जो हैं, उनके लिए ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। ये इनको समझ नहीं आ रही, और अगर इसके बारे में आवाज़ ना उठाई गई, मज़ाहमत ना की गई, तमाम के तमाम, ये सिर्फ मेरा और आपका और आम शहरियों का मसला नहीं है, बल्कि ये इक़्तिदार के ऐवानों में और पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए और तमाम इदारों में बैठे हुए उन सब लोगों की जिम्मेदारी है जो इस वक्त खामोश रहेंगे। वो भी उसी तरीके से बराबर के इस जुर्म में शरीक होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है वो खेला जा रहा है। और इस खिलवाड़ पे जो जो चुप रहेगा वो उतना ही मुजरिम होगा जो इस वक्त अमलन जो सब कुछ ये कर रहे हैं। तो मामला सूरत हाल ये है जी कि एक 27वीं गैरानी तरमीम के बारे में ज़रा थोड़ा सा बात कर लें। एक ये फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ एंड कंपनी और जरदारी साहब एंड कंपनी के दरमियान ये एक नूरा कुश्ती चल रही थी, और उस नूरा कुश्ती को ज़रा संजीदा बनाने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है। पहले दिन इजलास होता है तो वो कहते हैं कि जनाब हम 243 आर्टिकल 243 की हमने मंजूरी दे दी है, और बाकी तरामीम के बारे में वो कहते हैं अभी हम सोच रहे हैं। और फिर सारी रात बारगेनिंग हुई। बारगेनिंग के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और बिलावल भुट्टो कहते हैं हमने आर्टिकल 243 को भी अप्रूव कर दिया है, और जो नई आईनी अदालत बनाई जा रही है उसको भी अप्रूव कर दिया है, और इफ बट्स लगा के कुछ इधर उधर करके जो जजेस के तबादले और एक जजेस को बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेसी की तरह, नौकरशाही की तरह ट्रीट करना है, वो भी हमने मंजूर कर लिया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही मसला है कि वो ज़मीन के कुछ और टुकड़े जो हैं वो अपने नाम अलॉट करवाना चाहती है, और हमारे फील्ड मार्शल इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि सबका जो मफाद है, सबकी बका है, वो इसी में है कि ये तमाम के तमाम नाजायज़ हुक्मरान और फील्ड मार्शल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दें। लिहाजा वो सब कुछ कर दिया। उसकी वजह ये है कि ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, मखसूस नशिस्तों तो दी ही इसलिए गई थी तोहफे के तौर पे कि जनाब ये तोहफे के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, और बवक्त ज़रूरत हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे इनकार कर सकती है? मखसूस नशिस्तों का अंबार उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रखा हुआ है, MQM ने रखा हुआ है, काफ लीग ने रखा हुआ है, तो ये इनकार कर नहीं सकते। ये सब के सब काने हैं। तो इसीलिए बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरामीम की हिमायत करेंगे, और असूली तौर पर हम आइनी अदालत के क़याम के भी हक में हैं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। उसके बाद
जनाब अता तारड़ साहब कहते हैं कि 27वीं तरमीम को 26वीं तरमीम ने जन्म दिया है, जबकि हकीकत यह है कि जितनी भी तरमीम हो रही हैं इनको जन्म दिया है इस इलेक्शन चोर नाजायज़ हुक्मरानों ने और बिल्कुल एक नाजायज़ अरकान पार्लिमान ने, जिनका अपना वजूद ही नाजायज़ है। वो कैसे आइन को तब्दील कर सकते हैं? वो तो एक कॉमा और फुल स्टॉप भी तब्दील नहीं कर सकते। वो तो इस काबिल भी नहीं, इस अहल ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो सकें, क्योंकि वो एलियंस हैं। और इसलिए ये एलियंस कैसे आइन को तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद अगली खबर जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये तरामीम की मंजूरी दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 2 दिन इजलास किया और अमेंडमेंट्स की मंजूरी दे दी, जबकि इनके पास मुसवदा है ही नहीं। किसी के पास मुसवदा नहीं है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, ना मुस्लिम लीग नवाज के पास, ना लॉ मिनिस्ट्री में, ना कैबिनेट डिवीजन में, ना मौलाना फजल रहमान साहब के पास, किसी के पास मुसवदा ही नहीं है। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो दो टोक अंदाज में बता दिया। उन्होंने कहा जी कि इनके पास अगर मुसवदा होता तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी की, उसमें ये डिस्कस हुआ होता तो अब तक का ये लीक हो चुका होता। जैसे 26वीं गैर आइनी तरमीम का जो मसवदा था, जब वो मौलाना तक पहुंचा तो वो लीक हो गया था। लेकिन इस बार वो मसवदा दे ही नहीं रहे और यहाँ तक के काबीना का इजलास हुआ। काबीना के इजलास में भी मुसवदा नहीं था। तो इसलिए इनके पास कुछ नहीं है और ये ज़ुबानी कलामी जो ऊपर से हुक्म आ रहा है उस हुक्म के मुताबिक ये आगे बढ़ रहे हैं। वरना तो मुसवदा होता तो एक एक शिक सामने आ जाती और इस वक्त टॉक शोज में उसका डिस्कशन हो रहा होता। किसी से भी पूछें, किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि विफाकी जो काबीना है उसको भी नहीं पता। और एक विफाकी वजीर कैसर शेख साहब ने तो बता दिया कि ना ही ये कभी मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी बतौर पार्टी उस स्टेज पे डिस्कस हुआ, ना ही काबीना के इल्म में है कि ये हो क्या रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए किसी को नहीं पता कि ये सारे का सारा रावलपिंडी में इसका अहतमाम किया जा रहा है और वहीं पे सब कुछ हो रहा है। उसके बाद है जी कि 27वीं तरमीम में सारे अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि डिप्टी वजीर आजम का जो ओहदा है उसको भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए और उसका भी वहाँ पे तख्लीक कर दिया जाए कि खैबर पख्तून ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी ओहदा मौजूद है। इसके अलावा जनाब एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद तैनात किए गए जजेस तो अहल ही नहीं, इनकी सिर्फ लॉटरी निकली है। अब वही जजेस जो कि अहल नहीं हैं उन्हीं को उन्हीं को आइनी अदालत में एडजस्ट किया जा रहा है और वफाकी शरई अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो गए तो उनका सामान वहाँ से उठाया जा चुका था और वो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद मजबूर महज हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस वक्त सीडीए जो है वो जजेस का चैम्बर जो है वो खाली करवा रहा है और बिल्डिंग खाली करवा रहा है बगैर किसी नोटिस के। तो ये हैं सैयद आसिम मुनीर शाह साहब एंड कंपनी और शहबाज एंड कंपनी का दौर कि वफाकी शरई अदालत जो सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत है उसको फारिग किया जा रहा है, उसके जजेस को बेघर किया जा रहा है, सामान उठा के फेंका जा रहा है और उनकी जगह पे नई आइनी अदालत जो कि गैर आइनी है उसको वहाँ पे बिठाया जाएगा। तो इतने नाज नखरे किए जा रहे हैं और हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नवाज को 17 नहीं सिर्फ 9 सीटें मिली और सनाउल्लाह मसी खेल ने चैलेंज किया है कि NA1 से NA100 तक इनकी कोई सीट नहीं थी। कराची की 22 सीटों में से 20 सीटें तहरीक इंसाफ जीती और इनकी कोई सीट वहाँ पे भी नहीं है। और फिर ये कि कराची में जो 22 में से 20 सीटें तहरीक इंसाफ जीती, एक जमात इस्लामी और एक पीपल्स पार्टी जीती। ये हुकूमत जो है वो इंतखाबात के ज़रिए तो दूर, ये तो सिलेक्शन के ज़रिए भी नहीं आई बल्कि इसको इंस्टॉल किया गया है। यही एक हकीकत है कि ये इंस्टॉल वाली है जी। उसके बाद ये 27वीं तरमीम में आइनी बेंच की जगह 9 रुकनी आइनी अदालत जो है वो आ रही है और जजेस की उम्र जो है वो 70 साल की जा रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर
में डेड लॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा और वहाँ पे भी अपने ही जज बैठे होंगे और अपने ही लगाए गए जज जो हैं वो ये मामला तय करेंगे। तो ये 27वीं गैर आइनी तरमीम का जो है वो टाइम टाइम फिश होने जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब अज़रबैजान गए हैं। अब अज़रबैजान ये 27वीं तरमीम जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ के अचानक दोनों अज़रबैजान चले जाते हैं। तो अज़रबैजान क्या है? अज़रबैजान इस वक्त जो इसराइल के साथ और जो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में जो गुफ्त शनीद है उसमें जो मुख्तलिफ विंडोज़ हैं उसमें एक अज़रबैजान है। अज़रबैजान और इसराइल के ताल्लुकात बहुत क्लोज रिलेशंस हैं और जो अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी तो उसमें इसराइल ने अज़रबैजान को सपोर्ट किया था और अज़रबैजान सबसे ज़्यादा असला भी उनसे ख़रीदता है। तो इसलिए अज़रबैजान ने इसराइल को तस्लीम भी किया हुआ है और अज़रबैजान में इसराइल और तुर्किया के शहरी जो हैं वो बग़ैर वीज़े के आ सकते हैं, पाकिस्तान का नहीं जा सकता। तो असलन ये बैकडोर चैनल पे जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं ये भी उसका हिस्सा है। अब एक और ख़बर की तरफ आते हैं और वो है जनाब सुहेल अफरीदी साहब। उनके खिलाफ अब बाकायदा तौर पे पहले एक गलीज़ तरीन कंपेन चलाई गई और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो अभी भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए इस बात के मुंतज़िर हैं कि उनकी मुलाकात करवा दी जाए इमरान खान साहब से, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा चुके, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके और पंजाब हुकूमत को लिख चुके, वज़ीर आज़म को कह चुके, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और उनको अब बाकायदा तौर पे धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां भी ऐसी कि आपको धमाके के ज़रिए उड़ा दिया जाएगा। उनके जो माउथ पीस हैं वो ये सारा काम कन्वे कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी तो क्योंकि फ़ौजी ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ब्रॉड बेस एक एजेंडा है उसके तहत, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये चाइना का जो मीडिया है वो और चाइनीज़ मुबस्सरीन वो भी ये कह रहे हैं। बीजिंग इस वक्त पाकिस्तान से नाराज़ है क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी होती है, इनकी झड़पें होती हैं और उसके बाद ये एक ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो ये सारे का सारा सी पैक रूट है। गवादर से गिलगित बल्तिस्तान से आगे आए तो कश्मीर और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से आगे बलूचिस्तान है। ये सारे का सारा सी पैक रूट है और उधर बलूचिस्तान में भी अनरेस्ट, इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी अनरेस्ट, पाक अफगान बॉर्डर पे भी अनरेस्ट, पाक ईरान बॉर्डर पे भी अनरेस्ट और ये सब कुछ अनरेस्ट है। तो फिर सी पैक कहाँ जाएगा? तिजारती राहदारी जो है वो कब फाल होगी? गवादर एयरपोर्ट कब फाल होगा और कब यहाँ से तिजारती रूट बहाल होगा और पाकिस्तान को और चाइना को और खित्ते के दीगर ममालिक को कब फ़ायदा पहुँचेगा? क्योंकि ये जो सी पैक है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सी पैक पाकिस्तान से गुजर के अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे जाना है। और मैं खुद उस कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया है जब इमरान खान साहब गए थे उज़्बेकिस्तान और वहाँ पे ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी और वहाँ पे MOU साइन हुए थे कि एक जो रेलवे लाइन है वो जाएगी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशियन स्टेट्स वहाँ तक जाएगी और इसको एक्सेस होगी। ये एक बहुत बड़ा तिजारती रूट है, लेकिन अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो। तो सुहेल अफरीदी साहब जो है वो और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इसको रजिस्ट कर रहे हैं और जब रजिस्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मंशियात फरोशी के इल्ज़ामात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि लोग बहुत हैं, जितने मर्जी माउथ पीस हैं और हर तरह के हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब के बाद अब उनको मारने की धमकी दी जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि ये ऐसी की तैसी, और अब ऐसी की तैसी से मामला आगे बढ़ गया है और अब जो है वो जो हैं ग्लव्स उतर चुके हैं
اور اب پٹاخہ بجنا ہے، کب پٹاخہ بجے گا یہ پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو یہ خدا نہ خواستہ کیا سہیل افریدی صاحب کو کسی دھماکے کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کو اڑا دیا جائے گا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف ایک حقیقت بیان کی صرف 3 منٹ میں، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے عوام 45 سال سے، کہنے کی آسان بات ہے، 45 سال سے وہ حالت جنگ میں ہیں۔ پہلے سوویت یونین کا افغان جہاد، اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پختون عوام نے دیں۔ گھر بار برباد کیے، کاروبار برباد کیے، خواتین، بچے، بوڑھے سب بے گھر ہوئے، اور وہ خیموں میں زندگی گزارنے پر ہوئے آئی ڈی پیز کے طور پہ، یعنی کہ جو لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں وہ اس طریقے سے۔ اور انہوں نے ہر گھر، کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جس کا جوان شہید نہ ہوا ہو۔ تو اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد اب خیبر پختونخوا کے انہی نوجوانوں کو، جو 45 سال جنہوں نے پہلے دیکھا حالت جنگ میں اپنے آپ کو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے ہیں۔ اور اگر انہیں یہ کہا جائے کہ تم دہشت گرد ہو اور تم منشیات فروش ہو، تو سوچیں ذرا غصہ کتنا آئے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاک فوج کے لیے، فوج کے جوانوں، افسروں اور جرنیلوں کے لیے اپنے گھر بار سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، اپنی زمینیں ان کے حوالے کر دیں اور ان کی میزبانی کی۔ اس وقت یہ بہت اچھے تھے۔ اب اگر یہ مزاحمت کر رہے ہیں، اب اگر یہ کسی بیرونی لڑائی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، اپنی زمینیں برباد کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو سکون چاہیے، کب تک وہ لڑتے رہیں گے؟ اور اس کے جواب میں سہیل افریدی صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو پٹاخے سے اڑا دیں گے، پٹاخہ جب پھٹے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو ہیں اس وقت صورتحال، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ذرا ہاتھ تھوڑا رکھیں۔ تو میں لکھ بھی چکا ہوں، ٹویٹ بھی کر چکا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ پچھلے 3 سالوں میں ان کی 3 پریس کانفرنس ہیں انڈیا کے خلاف، باقی کوئی 200 پریس کانفرنس جو ہیں وہ اپنوں کے خلاف ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ملیں گی، وہ میڈیا کے خلاف ملیں گی، وہ سیاسی کارکنان کے خلاف ملیں گی، اور وہ آئین شکنی کے متعلق ہوں گی۔ یہ ساری کی ساری ان کی پوری گفتگو، جب بھی بولتے ہیں وہ زہر اگلتے ہیں، اور ان کی زبان میں مٹھاس تو بہت دور کی بات ہے، سوائے زہر کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ان کو کہنا چاہیے کہ جناب آپ کم بولیں، اور بہتر ہے کہ آپ یہ عہدہ چھوڑ دیں۔ جب تک آپ بولیں گے، جب بھی آئے ہیں آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا گل کھلایا ہے کہ جس کے اثرات منفی مرتب ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے، اصل معاملہ یہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل دیگر جماعتیں، محمود خان اجگری صاحب اینڈ کمپنی، سب کے سب جب وہ ایک بھرپور مزاحمتی تحریک کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اسی لیے لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اجگری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، سینیٹر راجہ عباس لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، اور اس تمام میں سب کے سب ننگے ہیں۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو یہ جو کچھ بھی کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ صورتحال ان کے قابو میں رہنے والی ہے نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔